Namaskar. Welcome to the third part of series Understanding Goods and Services Tax. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इट इज रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ गुड्स. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमको ये क्लासिफिकेशन जो गुड्स और सर्विस का है वो इसमें समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब तक हमको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमें इन डेफिनेशन की जो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस का पता नहीं चलेगा. अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे को गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन और डिस्टिंक्शन या क्लासिफिकेशन को समझना है तो क्या हम वापस से प्री जीएसटी एरा में जा रहे हैं जहां पे वैट अलग हुआ करता था और सर्विस टैक्स अलग हुआ करता था. अगर मैं इसका सही सही जवाब देना चाहूं तो मैं बोलूंगा पार्टली यस पार्टली नो. पार्टली यस कि गुड्स और सर्विस का डिस्टिंक्शन आज भी है. पार्टली नो क्योंकि किसी ट्रांजैक्शन पे पहले वैट और सर्विस टैक्स दोनों एक ही साथ लगते थे, पर यहाँ पे क्योंकि ये डिस्टिंक्शन एक ही एक्ट में करा हुआ है तो टैक्स जो लगेगा वो एक ही लगेगा, वो होगा जीएसटी. तो मेरे को डिस्टिंक्शन समझना है पर उस डिस्टिंक्शन के बाद में टैक्स तो जीएसटी का ही लगना है. और क्योंकि एक्ट में टैक्स रेट गुड्स की अलग दे रखी है, सर्विस की अलग दे रखी है, इसलिए मेरे को डिस्टिंक्शन समझना जरूरी भी है. तो मैंने यहाँ पे ब्रॉडली 4 रीजंस नरेट किए हैं जिस कारण से मेरे को गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन समझना जरूरी बनता है. पहला कारण जो सिग्निफिकेंट कारण है कि कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन पहले या तो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करेगी या फिर सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करेगी और उसके बाद ही वो देखा जाएगा कि वो जो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई बनती है या नहीं बनती है. तो अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया तो उस पे जीएसटी का इंपैक्ट या जीएसटी में लेविबिलिटी आ ही नहीं सकती. अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में से मनी और सिक्योरिटी दोनों बाहर है. तो ट्रांजैक्शन इन मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना सर्विस है. तो इस कारण से दोनों ही ट्रांजैक्शन जीएसटी के परव्यू से बाहर हो गए. तो पहली चीज तो मेरे को ये देखना है कि क्या कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन पहले तो गुड्स या सर्विस में फॉल करेगी तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, नहीं तो वो सप्लाई के परव्यू से ही जीएसटी के परव्यू से ही बाहर हो गई. दूसरा, एक्ट में गुड्स और सर्विस की टैक्स रेट दोनों डिफरेंट दे रखी है. तो अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड्स में फॉल करेगा तो उस पर गुड्स की टैक्स रेट लगेगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन सर्विस में फॉल करेगा या एक्टिविटी सर्विस में फॉल करेगी तो उसमें सर्विस की टैक्स रेट लगेगी. तीसरा कारण, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब वो गुड्स कहाँ सप्लाई किए गए हैं या वो सर्विस कहाँ सप्लाई की गई है उसके रूल्स भी अलग अलग दे रखे हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल सेक्शन 10 और 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दे रखे हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूल्स सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दे रखे हैं. इसके बाद चौथा कारण, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के रूल्स भी अलग अलग दे रखे हैं. टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स जो हैं कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स कब कंप्लीट मानी जाएगी या वो सप्लाई ऑफ सर्विस कब कंप्लीट मानी जाएगी, इसके प्रोविजन अगर हम देखें तो सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दे रखा है और सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दे रखा है. सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसा अलग अलग क्यों दे रखा है. देखिए, गुड्स और सर्विस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के नेचर अलग अलग है.
अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि गुड्स की सप्लाई कौन सी प्लेस पे हुई है, तो मैं उसके मूवमेंट से देख सकता हूं कि उसका मूवमेंट कहां पे टर्मिनेट हुआ है। पर अगर मैं वही टर्मिनेशन के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में लगाऊंगा, तो मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने गुड्स राजस्थान से महाराष्ट्र भेजे, तो महाराष्ट्र में अगर डिलीवरी टर्मिनेट हुई, तो मैं एज अ थंब रूल इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोल सकता हूं कि इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है। पर सर्विसेज के केस में मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं राजस्थान का रेजिडेंट हूं, मैं महाराष्ट्र जाता हूं, महाराष्ट्र से फ्लाइट लेता हूं, फ्लाइट में बैठ करके मैं यूएस पहुंचता हूं। यूएस में जब मैं उतरता हूं, तो मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूं। वो एप्लीकेशन मान लीजिए किसी बैंगलोर के डेवलपर ने बनाई हुई है, और मैं यूएस में अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके पे करके मोबाइल ऐप पे वो डाउनलोड करता हूं। तो अब मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, कि क्या मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र मानी जाएगी, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान मानी जाएगी, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए मानी जाएगी, मेरी क्या मानी जाएगी? क्योंकि मैं बेसिकली रेजिडेंट राजस्थान का हूं, पर मैंने एक सर्विसेज यूएस में जाकर के वो एप्लीकेशन जो है यूएस में जाके डाउनलोड करी है, उसका पेमेंट भी मैंने यूएस में जाके किया। तो अगर मैं ये देखना चाहूं सर्विसेज के केस में कि वो कहाँ जाकर के कंज्यूम हुई है, तो मैं एक ऐसे लूप में फॉल कर जाऊंगा जिससे बाहर निकलना मेरा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एक्ट में पहले तो गुड्स और सर्विस को अलग अलग बनाया गया, फिर उनकी टैक्स रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, तीनों चीजें अलग अलग दी गई। इसलिए इंपेरेटिव है कि मैं गुड्स को समझूं क्या है, मैं सर्विस को समझूं क्या है, उसके बाद मैं सप्लाई पे जाऊं, और उसके बाद मैं आगे दूसरे प्रोविजंस पे जाऊं। तो इसी बैकग्राउंड के साथ में हम डेफिनेशन ऑफ गुड्स के पार्ट पे चलते हैं कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गुड्स सेज इन जीएसटी। हम आर्टिकल 366(12) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखें कि उसमें गुड्स को कैसे डिफाइन करा गया है। तो आर्टिकल 366(12) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स in the matter of TISA distributors versus Union of India. West Bengal High Court observed a Supreme Court decision and referred to it and narrated from that decision that the definition to my reading is not limited to tangible materials, commodities and articles. An intangible product such as software would come within the definition of goods appearing in Article 366(12) of Constitution of India. मतलब अगर हम देखें जो आर्टिकल 366(12) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गुड्स की डेफिनेशन दी गई है, which includes all materials, commodities and articles. It covers both tangible as well as intangible goods. इसको बैकग्राउंड में रखते हुए नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन सीजीएसटी एक्ट। गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, एंड इट सेज इट मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मानी जाएगी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. तो मैं देखूं तो इसके चार पार्ट्स हैं गुड्स की डेफिनेशन के, जो मैंने अलग अलग कलर्स में भी हाईलाइट करे हुए हैं। पहली चीज है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मानी जाएगी, एक्सेप्ट दूसरा पार्ट विच कवर्स मनी एंड सिक्योरिटीज, third part which includes actionable claims, and fourth part is growing crops, grass and things, जब उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट से पहले या कॉन्ट्रैक्ट में सीवियर करके या काट के फिर दिया जाएगा। तो हम इन चार पार्ट्स को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इन चार पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज जो इस डेफिनेशन में है वो है मीन्स। गुड्स
मीन्स। तो ये चार पार्ट डिस्कस करने से पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि ये मीन्स जहां पे भी किसी डेफिनेशन में आता है तो उस डेफिनेशन का नेचर क्या हो जाता है। यहां पे मैंने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा 26 नवंबर 2013 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रेफर किया है कि जहां पे उन्होंने बोला है कि जब भी किसी डेफिनेशन में मीन्स आएगा तो इसका मतलब है कि वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, उसमें जो जो कैटेगरीज दे रखी हैं उसके बियॉन्ड उस डेफिनेशन को हम नहीं मान सकते हैं। वो डेफिनेशन एक फोर कॉर्नर्स की डेफिनेशन है कि वॉट एवर विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन, this is only these are the only things which are covered by the definition। जैसे अगर मैं उस डिसीजन की बात करूं तो डिसीजन सेज that the definition clause mentions only 5 categories of relationship which exhausts itself since the expression means has been used। when a definition clause is defined to mean such and such, the definition is prima facie restrictive and exhaustive। तो जो अगर हम गुड्स की डेफिनेशन की बात करें तो जब वो मीन्स यूज करता है तो मीन्स के साथ में एक वो आउटर लिमिट बांध देता है कि इसके बियॉन्ड गुड्स नहीं है। तो जब वो मीन्स यूज करता है उसके साथ में बोलता है कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। तो पहला तो मूवेबल प्रॉपर्टी सारी शामिल हो गई, हटाया किसको, मनी और सिक्योरिटीज को हटाया। उसके बाद जोड़ा किसको, जब उन्होंने इंक्लूड्स लिखा तो उन्होंने स्पेसिफिकली जोड़ा किसको, एक्शनेबल क्लेम्स को जोड़ा और उसके साथ में ग्रास ट्रीज उनको जोड़ा जिनको कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कॉन्ट्रैक्ट से पहले जमीन से काट करके फिर सप्लाई किया जाएगा। तो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है जहां पे मींस और इंक्लूड साथ में है और मींस और इंक्लूड्स को लेते हुए हमको इस डेफिनेशन को समझना होगा। तो पहले पार्ट पे आते हैं जिसमें ये डेफिनेशन बोलती है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर देखा जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है और जब एक्ट में कोई चीज डिफाइंड नहीं होती है तो उसका मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट से लेना पड़ता है। यहाँ पे मैंने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनेक सिंह सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी 2002 के डिसीजन का रेफरेंस दिया है जहां पे उन्होंने बोला है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है उसका बेसिक पर्पस ये वही है कि जो टर्म्स हैं उसके मीनिंग के बारे में लेकर के एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए हर सेंट्रल एक्ट में, ताकि अगर वो टर्म उस कंसर्न एक्ट में डिफाइन नहीं है तो उसका मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट से ही लेना पड़ेगा। तो उसमें मैंने रेलेवेंट पार्ट हाईलाइट किया है विच सेज इन अदर वर्ड्स द जनरल क्लॉजेस एक्ट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेंट्रल एक्ट एंड हैज टू बी रेड इन सच एक्ट अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। तो जो जनरल अगर कोई टर्म एक्ट में डिफाइन नहीं है, रेस्पेक्टिव एक्ट में डिफाइन नहीं है तो उसका मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट से लेना पड़ेगा और जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है दैट वुड बी एप्लीकेबल। तो अब अगर हम जनरल क्लॉजेस एक्ट देखते हैं तो वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हर प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहली चीज तो कि ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम जाएंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। पहले तो हम ये समझें कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन जब दिया गया है तो व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रेफरेंस दिया है मैंने विकास सेल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, जहां पे उन्होंने प्रॉपर्टी के मीनिंग के बारे में बताया था कि इन इट्स लार्जेस्ट सेंस प्रॉपर्टी सिग्निफाइज थिंग्स एंड राइट कंसिडर्ड एज हैविंग मनी वैल्यू। मतलब देखिए थिंग्स और राइट्स जिनकी मनी वैल्यू है वो प्रॉपर्टी है, स्पेशली विद रेफरेंस टू ट्रांसफर और सक्सेशन एंड टू द कैपेसिटी ऑफ बीइंग इंजर्ड। मतलब वो थिंग्स या वो राइट्स
which can be transferred or succeeded, और जो जिनमें कैपेसिटी है कि अगर मेरे को वो प्रॉपरली नहीं मिलते हैं या मेरे को उनका पोजीशन डिनाई किया जाता है, तो आई हैव द राइट ऑफ फीलिंग इंजर्ड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नॉट ओनली ओनरशिप एस्टेट्स and interest in corporeal things, मतलब tangible things, interest in tangible things, but also rights such as trademark, copyrights, patents, and right in personam capable of transfer or transmission such as debts। मतलब प्रॉपर्टी में चाहे वो टेंजिबल होगा चाहे इंटेंजिबल होगा, सब तरह की चीजें शामिल मानी जाएंगी। तो चलिए, प्रॉपर्टी तो हमने समझा कि वो थिंग्स या राइट्स विच हैव अ मनी वैल्यू, विच कैन बी ट्रांसफर्ड, विच कैन बी सक्सीडेड। माय राइट, आई हैव द कैपेसिटी ऑफ बीइंग इंजर्ड इफ आई एम द लीगल ओनर। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ tangible and intangible things, and intangible things includes trademark, copyright, patents and अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी वो है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब जरूरत आ जाती है कि व्हाट इज मेंट बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे बहुत एक शॉर्ट डिस्कशन रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्योंकि द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ रिक्वायर्स अनदर सेशन फॉर डिस्कशन। क्योंकि देखेंगे तो सेक्शन 17 में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रेडिट को ब्लॉक क्रेडिट में डाला हुआ है, तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। पर क्योंकि हम गुड्स की डेफिनेशन देख रहे हैं और गुड्स मींस एवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो इमूवेबल नहीं है, तो इधर इसलिए इसका ब्रीफ डिस्कशन बनता है। तो अगेन, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीजीएसटी एक्ट, so therefore I have to refer the जनरल क्लॉज एक्ट। और जनरल क्लॉज एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो डिफाइन किया हुआ है, इसको डिफाइन करा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड। तो जमीन जो है दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अब यहां पे देखें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड है, पर जो हम गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे सीजीएसटी एक्ट में, तो वहां पे उन्होंने ट्रीज प्लांट्स को गुड्स माना है। तो जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन हर सेंट्रल एक्ट पे एप्लीकेबल होगी in cases other than where the term has been specifically defined or there is any other intention of the law। तो जब गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने ट्रीज और प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया बिफोर, ट्रीज और प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया विच हैव टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, तो चाहे बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो, पर वो गुड्स की डेफिनेशन में वहां पे शामिल हो गए, क्योंकि लॉ का इंटेंशन सीजीएसटी एक्ट में वो डिफरेंट है अदर जो इंटेंशन जनरल क्लॉज एक्ट में दिया गया है। तो इसलिए बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड चाहे यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो, पर गुड्स की डेफिनेशन में क्योंकि डिफरेंट इंटेंशन है, तो गुड्स की डेफिनेशन में ट्रीज एंड प्लांट्स to be severed under the contract of supply or before the supply वो goods माने जाएंगे, and that definition will override the definition of immovable property to the extent of benefits to arise out of land। और तीसरा है things attached to the earth, मतलब वो चीजें जो अर्थ से अटैच हैं, that is also an immovable property। और उसके बाद permanently fastened to anything attached to earth, या फिर उस चीज से परमानेंटली फैशन है जो चीज अटैच टू अर्थ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो दो चीजें आती हैं, पहली तो वो चीजें जो डायरेक्टली अर्थ से अटैच है, और दूसरी वो चीजें जो परमानेंटली फैशन, मतलब परमानेंटली उस चीज से जुड़ी हुई है जो अटैच टू अर्थ है। मतलब पहला अटैच टू अर्थ और दूसरा वो चीजें जो उस चीज से जुड़ी हुई है जो अटैच टू अर्थ है। तो वे अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या है? अब अटैच टू अर्थ का जब मतलब लेते हैं तो हम एक्ट को रेफर करना पड़ता है
जहां पे अटैच टू अर्थ को डिफाइन किया हुआ है। जब अटैच टू अर्थ को देते हैं तो वो बोलता है अटैच टू अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। अगेन मेरे गुड्स की डेफिनेशन में ट्रीज और प्लांट्स इंक्लूडेड है विच आर टू बी सीवियर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई और बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। Therefore, that specific definition would overrule this definition, which includes rooted in the earth as in the case of trees and shrubs. दूसरा, attached to earth means embedded in the earth as in the case of walls or buildings. मतलब building या फिर दीवारें that would be treated as attached to earth. और तीसरा, attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. मतलब वो चीजें जो वॉल्स या बिल्डिंग्स से इस तरह से अटैच हैं फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दोज वॉल्स और बिल्डिंग, तो वो भी अटैच टू अर्थ मानी जाएंगी। चाहे वो डायरेक्टली अर्थ से अटैच नहीं है, पर वो उन चीजों से अटैच हैं जो अर्थ से अटैच हैं और बिना उनके उनका परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं तो सेकंड, इस केस में वॉल्स और बिल्डिंग्स हैं, और इस केस में जो खिड़की दरवाजे हैं जो इन बिल्डिंग में लगे हुए हैं, विदाउट विच द बिल्डिंग कैन नॉट बी परमानेंटली बेनिफिशियली एंजॉयड। तो वो जो खिड़की और दरवाजे जो हम देखें तो हम उनको मूवेबल बोल सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि मैं उनको खोल के निकाल सकता हूं। बट दोज विंडोज और डोर्स are attached to building for the permanent beneficial enjoyment of that building or that wall. तो मेरे को सिर्फ ये चीज नहीं देखनी कि वो बिल्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस बिल्डिंग के में जो चीजें लगी हुई हैं जिसके बिना मैं उस बिल्डिंग का परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर सकता हूं, तो वो भी अटैच टू अर्थ माना जाएगा। अब हमने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखी थी जनरल क्लॉज एक्ट में, वहां पे एक टर्म था अटैच टू अर्थ और दूसरा था परमानेंटली फैसन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। तो अब परमानेंटली फैसन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ का मतलब क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट इन द मैटर ऑफ एस त्रिवेणी एंड लिमिटेड, जहां पे उन्होंने परमानेंटली फैसन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ को डिस्कस किया था टर्म को, और उन्होंने बोला था कि नथिंग कैन बी fastened टू द अर्थ परमानेंटली सो दैट इट कैन नेवर बी रिमूव्ड। मतलब ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती जो परमानेंटली इस तरह से फैशन कर दी गई है जो कभी भी हटा ही नहीं सकते। तो हमको इसका प्रैक्टिकल मीनिंग लेना पड़ेगा, एंड द प्रैक्टिकल मीनिंग सेज इफ द आर्टिकल कैन नॉट बी यूज विदाउट फास्टनिंग और अटैचिंग इट टू अर्थ and is not removed under ordinary circumstances, it may be considered permanently fastened to anything attached to earth। मतलब अगर मैं विदाउट फास्टनिंग उस आर्टिकल को यूज नहीं कर सकता हूं या ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, then in such case it would be considered as permanently fastened to anything attached to earth। तो मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखा कि सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लॉजेस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है, जिसमें उन्होंने अगर ब्रॉडली बात करूं तो लैंड को शामिल किया है। फिर उसके बाद उन्होंने अटैच टू अर्थ को शामिल किया है। अटैच टू अर्थ हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जहां पे उन्होंने वॉल्स और बिल्डिंग्स को शामिल किया है, और वॉल्स और बिल्डिंग्स के साथ वो चीजें जिसके बिना उन वॉल्स और बिल्डिंग्स को परमानेंटली बेनिफिशियली एंजॉय नहीं किया जा सकता उसको शामिल किया है। और तीसरा लिम्ब जो
इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में है परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, तो उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एस एस त्रिवेणी एंड लिमिटेड में डिस्कस किया है। उस टर्म में उन्होंने बोला है कि नथिंग कैन बी अटैच्ड or fastened to earth which can never be removed if that article cannot be used without fastening or attaching, and in normal circumstances it would not be removed. In that cases it would be considered permanently fastened to anything attached to earth. तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो बिल्डिंग्स मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रीज और प्लांट्स मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पर अगर उनको सप्लाई कर उनका ये एग्रीमेंट हो जाता है कि सप्लाई करने के लिए उनको काट दिया जाएगा या किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के तहत उनको काटा जा रहा है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बाहर हो जाएंगे। तो ब्रॉडली ये चीजें मेरी अगर बात करूं सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इनको छोड़ करके जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। So this is how we can arrive at the first meaning, which says goods means every kind of movable property. उसके बाद आता है it does not include money and securities. मैं मनी और सिक्योरिटीज जो है वो सर्विसेज में डिस्कस करूंगा। तो आज के डिस्कशन के लिए मैं मनी और सिक्योरिटीज को मतलब को मीनिंग को स्किप कर रहा हूं, बट वी वुड बी कवरिंग इट अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो फॉर टुडे हम ये माने कि गुड्स डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। अब तीसरे लिंब पे आते हैं कि गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अगर मैं एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन देखूं तो इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट व्हिच सेज दैट एक्शनेबल क्लेम शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा रेफरेंस दे दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो मेरे को एक्शनेबल क्लेम की मीनिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक्ट अपने आप बोल रहा है कि हालांकि हमने इसको डिफाइन किया है पर वो मीनिंग कहां से लेना है, वो लेना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। So now we would go to the meaning or definition as provided for actionable claim under the Transfer of Property Act. अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन देखता हूं तो वहां पे दो पार्ट है। पहला पार्ट है अ क्लेम टू एनी डेट। अगर कोई भी मेरा क्लेम किसी डेट से रिलेटेड है तो दैट इज एन एक्शनेबल क्लेम other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property. तो मान लीजिए अगर मैंने किसी बैंक में एफडी कराई है, so that is my claim to a debt since it is neither secured by mortgage of immovable property and nor by hypothecation or pledge of movable property. मेरे को बैंक ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दी है उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी के लिए, ना मेरे को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज किया है। मैंने जब उनके यहाँ एफडी कराई तो उन्होंने मेरे को एक एफडी का सर्टिफिकेट दिया, दैट इज माय क्लेम टू द डेट। तो पहला लिंब है कि एनी क्लेम टू अ डेट इज एन एक्शनेबल क्लेम other than a debt secured by mortgage of immovable property या hypothecation or pledge of movable property. Second, a claim to any beneficial interest in movable property not in possession either actual or constructive of the complainant of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief. मतलब इस क्लॉज के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है द क्लेम शुड बी to beneficial interest in a movable property। तो पहला पार्ट है कि मेरा क्लेम होना चाहिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए वी शुड नॉट बी इन पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट।
तो अब ऐसा सिनेरियो कौन सा होगा कि मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में, पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मेरे न तो एक्चुअल पोजीशन में है न कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है। तो इसके लिए हमको डिक्शनरी मीनिंग पे चलते हैं। ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हुए एग्जांपल देती है कि इट इज अ राइट और एक्सपेक्टेंसी इन समथिंग एज अपोज टू अ लीगल टाइटल टू दैट थिंग। मतलब मेरा राइट है पर उस प्रॉपर्टी पे मेरा लीगल टाइटल नहीं है। उसका एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल देते हैं, अ पर्सन विद अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ ट्रस्ट रिसीव्स इनकम फ्रॉम द ट्रस्ट बट डज नॉट होल्ड लीगल टाइटल टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब मेरे पास राइट है कि उस ट्रस्ट से मेरे को पैसा मिलेगा, पर ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी है उस पे मेरा लीगल टाइटल नहीं है, उस पे लीगल टाइटल है ट्रस्ट का। So this is a case of a beneficial interest, but the actual or constructive possession of the asset lies with some other person. It is not with me. सुप्रीम कोर्ट में सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 28 अप्रैल 2006 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था रिगार्डिंग द एक्शनेबल क्लेम। तो मैंने उसका रिलेवेंट पार्ट जो हाईलाइट किया है, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला एन एक्शनेबल क्लेम इज ऑफ कोर्स एज इट्स नॉमेनक्लेचर सजेस्ट ओनली अ क्लेम। मतलब एक्शनेबल क्लेम एक क्लेम है, बट एवरी क्लेम इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। हर क्लेम मेरा एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट उसको दो स्पेसिफिक केसेस तक ही रेस्ट्रिक्ट करती है। वो दो स्पेसिफिक केसेस कौन से हैं? इट मस्ट बी ए क्लेम आइदर टू अ डेट, और कौन सा डेट? विच इज नाइदर सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और प्लेज ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और टू अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी। Which beneficial interest in a movable property? Which is neither in actual or a constructive possession of the claimant. So the movable property in which such beneficial interest is claimed must not be in the possession of the claimant. An actionable claim is therefore an incorporeal right, that is an intangible right, that goods for the purpose। तो यहां तक उसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम एक्शनेबल क्लेम तक ही डिस्कस कर रहे हैं। So the movable property in which beneficial interest is claimed must not be in the possession of claimant, and actionable claim represents an incorporeal right। ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में होल्ड किया था। हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या लॉटरी टिकट्स एक्शनेबल क्लेम है, और अगर वो एक्शनेबल क्लेम्स हैं तो क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में जीएसटी में फॉल करेंगे, और इसके साथ में लॉटरी टिकट किसी रेलवे टिकट या किसी सिनेमा टिकट से किस तरह से डिफरेंट है। तो पहले तो हम इस लॉटरी का पूरा प्रोसेस अगर देखें तो एक लॉटरी की स्कीम निकलती है, उसके टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस टिकट्स को रुपीस के अगेंस्ट में बेचा जाता है, जो फंड इकट्ठा होता है वो विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो विनिंग का चांस है इट इज ओनली अ विन बाय चांस। पर जो टिकट है वो अपने आप में एक राइट देता है कि उस टिकट में जो प्राइज मनी लिखा है, अगर वो उस टिकट से जीतता है तो उस प्राइज मनी पे उसका हक है। तो पहले तो मैं टिकट खरीदता हूं, दैट इज वन ट्रांजेक्शन। दूसरा, आई गेट अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द लॉटरी, दैट इज द सेकेंड स्टेप। और तीसरा, मेरे को एक राइट मिलता है कि अगर मैं जीत गया तो उसके उसमें जो प्राइज मनी है वो प्राइज मनी मेरे को मिलेगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो इसमें जो ट्रांजैक्शन है, क्या उसको एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता।
तो पहला तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बताया कि the right to participate being an inseparable part of the chance to win is therefore part of an actionable claim. तो हम right to participate और chance to win को अलग अलग नहीं देख सकते, ये एक ही इंटीग्रल पार्ट है। और दूसरा, the sale of a lottery ticket does not necessarily involve the sale of goods. तो मैं अगर ये बोलता हूं कि जब मैं लॉटरी टिकट बेच रहा हूं तो मैं सेल ऑफ गुड कर रहा हूं अपने आप में, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो एक्चुअल में जब मैं लॉटरी टिकट पे टैक्स लगा रहा हूं तो मैं टैक्स इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि मैंने वो टिकट बेचा है। अगर लॉटरी टिकट गुड्स की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि इट हैज एग्जामिन्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट राइट अ लॉटरी टिकट रिप्रेजेंट्स। It has held that on purchasing a lottery ticket, the purchaser would have a claim to a conditional interest in the prize money which is not in the purchaser's possession. The right would squarely fall within the definition of actionable claim. तो मैं लॉटरी टिकट बेच रहा हूं, that is not the transaction which is being taxed by treating it as a goods. लॉटरी टिकट एक्शनेबल क्लेम में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो क्लेमेंट को एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट देता है, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट किस में देता है? वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट देता है प्राइज मनी में, जो आज की तारीख में परचेजर के पोजीशन में नहीं है, पर तब होगा जब वो अगर जीत जाता है तो जो हमने एक्शनेबल क्लेम की सेकेंड डिलेम देखा था कि beneficial interest in a movable property wherein the claimant is neither in the actual or constructive possession of the movable asset, तो वो क्लॉज के तहत लॉटरी टिकट को एक्शनेबल क्लेम माना गया है कि इट गिव्स अ राइट इन द चांस टू विन a conditional interest in the prize money which is not presently in the purchaser's possession, but it would be there provided he wins the lottery ticket. अब दूसरी बात कि एक लॉटरी टिकट और रेलवे टिकट या सिनेमा टिकट किस तरह से डिफरेंस है। तो देखिए, लॉटरी टिकट जैसा हमने डिस्कस किया कि इट गिव्स द क्लेमेंट अ कंडीशनल इंटरेस्ट इन द प्राइज मनी विच इज कवर्ड बाय द सेकेंड पार्ट of the definition of actionable claim, which says beneficial interest in a movable property which is not in the constructive or actual possession of the claimant. पर जब मैं रेलवे टिकट या सिनेमा टिकट देता हूं तो उसके बीनीथ या उसको खरीद के मेरे को किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मेरे को मिलता है राइट टू बीइंग सर्व्ड या राइट टू क्लेम सर्विस। बट राइट टू क्लेम सर्विस इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। अगर मेरे को सर्विस सही नहीं मिली या कम मिली तो आई ओनली गेट अ राइट टू स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई ओनली गेट अ राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस। और यही चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बोला है कि राइट टू स्यू फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, बिकॉज इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज ब्रीच्ड in case say of railway ticket or cinema ticket, there is no underlying movable asset, there is no beneficial interest of movable asset, it is only a right to breach of contract which is not covered under actionable claim. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां पे हमने कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं, जहां पे ऑनरेबल कोर्ट्स ने अलग अलग जगह बताया है कि व्हाट आर द इंस्टेंसेस वेयर देयर इज एन एक्शनेबल क्लेम और व्हाट आर द इंस्टेंसेस वेयर there is no actionable claim but only a right to sue in case of breach of contract. दूसरे एग्जांपल्स की बात करें कि व्हाट आर एक्शनेबल क्लेम। A right to the credit in provident fund account has also been held to be actionable claim. मतलब अगर मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराए हैं तो
प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा हैं वो मेरे को एक राइट देते हैं कि मैं वो पैसे ले सकूं, एंड दैट हैज बीन हेल्ड टू बी एन एक्शनेबल क्लेम। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अब ब्रीच ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्या वो एक्शनेबल क्लेम है या फिर वो राइट टू स्यू है? तो मान लीजिए मैंने किसी से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि 2 महीने बाद वो मेरे को एक्स केजी, मान लीजिए 100 kg ऑफ शुगर सप्लाई करेंगे, और वो 2 महीने बाद वो 100 किलोग्राम शुगर जो है वो सप्लाई नहीं कर पाते, तो क्या वो मेरे लिए एक्शनेबल क्लेम होगा? तो अब अगर हम देखें तो एक्शनेबल क्लेम के दो पार्ट है, या तो डेट या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नाइदर इन पोजीशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट। तो जब तक उन्होंने मेरे को सप्लाई नहीं किया तब तक डेट की तो बात ही नहीं उठती। दूसरा, क्या मेरा वो जो एग्रीमेंट हुआ था तो क्या मेरा एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट बन गया था मूवेबल प्रॉपर्टी में? मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं बना था, क्योंकि ना तो उस समय वो आइडेंटिफाइड थी ना वो लोकेटेड थी। तो जब मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं बना, ना मेरा राइट टू डेट आया, तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होके इट इज ओनली अ राइट टू स्यू। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अबू मोहम्मद वर्सेस एससी चुंदर में बोला, breach of a contract gives right to sue and not an actionable claim, since neither it is claim to any debt and nor claim to any beneficial interest in movable property not in possession either actual or constructive of the claimant। अब चौथे पार्ट पे आते हैं जहां पे उन्होंने बोला, गुड्स इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। तो अब देखिए कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या थिंग्स अटैच टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड को भी गुड्स मान लिया गया, पर कब माना गया? विच आर एग्रीड टू बी सीवियड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो पहली चीज तो क्यों माना गया वो हमने पहले डिस्कस किया कि क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तो अगर इसको स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाता तो क्रॉप्स, ग्रास या थिंग्स अटैच्ड टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ये गुड्स में फॉल नहीं करते। तो अगर मेरे को क्रॉप्स पे जीएसटी लगाना है, तो अगर ये गुड्स की डेफिनेशन का पार्ट अगर नहीं डाला जाता तो वो क्रॉप्स पे जीएसटी नहीं लग सकता था। अगर मेरे को ट्रीज पे जीएसटी लगाना है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, but still I want to include it in the definition of goods, so there has to be a specific provision, otherwise it would have fallen into the term definition of immovable property and would not have been liable to be levy of GST। So this was all about the definition of goods। और जो जो चीजें गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करेंगी वो ही चीजें पे गुड्स का टैक्स रेट या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लगेगा। और जो चीजें गुड्स में फॉल नहीं कर रही हैं, अगर वो सर्विस में फॉल करती हैं तो उन पे टैक्स रेट, टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का लगेगा। पर जो चीजें ना तो गुड्स में फॉल करती हैं ना सर्विस में फॉल करती हैं, वो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे आता है कि सर ये जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं, क्या ये जीएसटी में इन सब पे टैक्स लग जाएगा? तो ऐसा चीज नहीं है, अभी हमने सिर्फ गुड्स की बात करी है। अगर मैं एक्शनेबल क्लेम्स की बात करूं तो शेड्यूल 3 जो सीजीएसटी एक्ट का है, विच प्रोवाइड्स कि which activities or transactions would neither be treated as supply of goods and neither be treated as supply of service, तो वहां पे उन्होंने एक्शनेबल क्लेम्स को शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई कर दिया, एक्सेप्ट फॉर गैम्बलिंग और विनिंग बाय चांस।
तो आज की जो हमारा डिस्कशन है दैट हैज बीन ओनली लिमिटेड टू गुड्स, बट उसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें गुड्स की डेफिनेशन में आ गई वो सब पे जीएसटी लग गया, क्योंकि जीएसटी में अभी दूसरे प्रोविजन भी हैं जहां पे उन्होंने, चाहे वो चीजें गुड्स या सर्विस में फॉल कर रही हो, पर फिर भी उसको सप्लाई के परव्यू से बाहर रखा हुआ है। तो टुमारो we would be discussing about definition of service in GST, which would be the part 4 of our series Understanding Goods and Services Tax. हम बहुत धीमे चल रहे हैं, हम एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, because the entire emphasis in this series is to understand GST, and if we are not deliberating on the key terms or key definitions in GST, we would not be able to understand GST. GST is not a thing of some days or some months. It is here to stay. And when a thing is here to stay, there is no reason to rush about the things. We can take our own time, we can discuss each and everything in detail, and then making a firm foundation, we can move ahead. So, in the next part, we would be taking the definition of service in GST. Hope you have liked today's deliberation and would be continuing with us in this journey to understand GST. Thank you very much for your continued support and your presence, and we look forward for your presence in the next part. Thank you once again. Thank you all.